गुड इवनिंग बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और आज मैं लेकर आई हूं एक बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसका नाम है प्लास्टिड्स, जो क्लास 11th नीट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं जो मैं आपको बीच बीच में से बताती जाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं, आप और हम मिलकर ये मजेदार टॉपिक। बच्चों ये आप देखिए, दो प्लांट्स आपको दिख रहे हैं। ये एक ग्रीन प्लांट है और एक कलरफुल प्लांट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो ग्रीन प्लांट है इसमें ग्रीन कलर क्यों है, तो आप कहेंगे मैम क्या बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो, हमें पता है कि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है इसीलिए ग्रीन कलर का है। और ये प्लांट जिसका नाम है कोलियस, इसका ये कलरफुल क्यों है, यानी यहाँ मार्जिन से देखो तो आपको ग्रीन दिख रहा है लेकिन बीच में आपको पिंक पर्पल कलर नजर आ रहा है। तो बच्चों इसका कारण है इसमें मिलने वाले कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीन्स और साथ ही साथ एंथोसाइनिन। ये जो भी नाम मैंने लिए, क्लोरोफिल हुआ, कैरोटीन्स हुआ, एंथोसाइनिन हुआ, ये सब क्या है, पिगमेंट्स हैं। तो ये आखिर मिलते कहाँ हैं बच्चों, ये सारे ही पिगमेंट्स मिलते हैं प्लास्टिड्स के अंदर। अब प्लास्टिड वो स्ट्रक्चर है जिसमें ये पिगमेंट्स यानी कि क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स, एंथोसाइनिन सब रहते हैं। अब अगर ऐसा प्लास्टिड जिसमें कि क्लोरोफिल मिलेगा तो उसको हम कह देते हैं क्लोरोप्लास्ट। ऐसा प्लास्टिड जो कलरफुल यानी जिसमें कलरफुल पिगमेंट्स मिलेंगे उसको हम कह देते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमा का मतलब होता है कलर, क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलर। अब कलर कौन से, कैरोटीनॉइड्स होते हैं, वो पिगमेंट्स जो कलर देने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और कैरोटीनॉइड्स में भी आपको नाम याद रखने होंगे किसके, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल के। और तीसरे तरह के प्लास्टिड आ जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट, जो कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, ये करते हैं कुछ फूड को स्टोर करते हैं। वो ल्यूकोप्लास्ट जो स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर करेंगे उनको हम कहेंगे एमाइलोप्लास्ट, और ये आपको देखने को मिलेगा पोटैटो में। जो ऑयल या फैट के फॉर्म में अगर फूड को स्टोर करते हैं उनको हम बोल देते हैं इलायोप्लास्ट, और जो प्रोटीन के फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं उनको हम बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट, और ये आपको मेज में यानी कि मक्का में, भुट्टे में देखने को मिलेगा। अब यहां पर से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर ध्यान दो। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट में क्या मिलेगा, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के फॉर्मूले को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पे आपको दो नाम याद रखने होंगे, एक क्लोरोफिल ए और दूसरा क्लोरोफिल बी। अब क्लोरोफिल ए जो है उसका फॉर्मूला अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, C55 H72 O5 N4 Mg। ठीक है। अब क्लोरोफिल बी में कहां डिफरेंस आता है वो देखो, जो सेम है उसको मैं ऐसे लिख रही हूं, C55 N4 Mg। यहां तो सेम है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में, लेकिन H और O में डिफरेंस आता है। क्या हो जाता है, H हो जाता है 70 और O हो जाता है 6, तो यहां पर डिफरेंस आता है। तो इस डिफरेंस को आपको याद रखना है। सिंपल सी बात है, आप एक क्लोरोफिल ए में H और O के लिए 725 याद रख लीजिए, अब आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ये क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला है, क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला है। इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कैरोटीन्स पर। कैरोटीन का फॉर्मूला भी हमें याद होना चाहिए, जो कितना होता है, C40 H56। और जब ज़ैंथोफिल की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, C40 H56 और O2 ये लगा देंगे, ये ज़ैंथोफिल का फॉर्मूला होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यानी प्लास्टिड्स जो हुए वो तीन तरह के हुए, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है कि कलरलेस प्लास्टिड कौन से हैं, तो हमारा जवाब क्या होगा, ल्यूकोप्लास्ट। फिर यहां पर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलायोप्लास्ट क्या होते हैं, तो वो ल्यूकोप्लास्ट जो क्या करते हैं, ऑयल या फैट के फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं। एल्यूरोप्लास्ट जो प्रोटीन के फॉर्म में, और एमाइलोप्लास्ट यहाँ कार्बोहाइड्रेट लिखा है तो कार्बोहाइड्रेट में पर्टिकुलरली हम स्टार्च का नाम लेंगे कि स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी में सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को लेकर फोकस किया गया है। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट, हमने ये तो देख लिया कि क्लोरोप्लास्ट होता है सेल में, होता है यूकैरियोटिक सेल में होता है, लेकिन कहाँ पे मिलता है, मेसोफिल टिश्यू में। याद करो, वंस अपॉन ए टाइम जब मैंने आपको एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ाया था, उसमें एक टॉपिक था लीफ की एनाटॉमी। उसमें मैंने आपको बताया था कि लीफ जो डॉर्सीवेंट्रल और आइसोबाइलेटरल, दो तरह की लीफ मैंने आपको बताई थी। उसमें बताया था अपर एपिडर्मिस होती है और लोअर एपिडर्मिस, और उन दोनों के बीच में एक टिश्यू मौजूद था जिसको हम क्या कहते हैं, मीजोफिल। इस तरह का कुछ डायग्राम था, याद करो। और यहाँ पे ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस बनाती, और बीच में एक टिश्यू मौजूद था जिसको हम मीजोफिल कह रहे थे।
डॉर्सी वेंट्रल लीफ में वो पैलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएटेड था। ये दूसरा, ये देखो इस तरह का टिश्यू था और इसमें मिल रहे थे क्लोरोप्लास्ट, इस तरह से क्लोरोप्लास्ट मिल रहे थे। तो जो लीफ की भी कौन सी सेल्स में क्लोरोप्लास्ट मिलता है, मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट मिलता है। अब बात आती है कि क्लोरोप्लास्ट का शेप क्या क्या हो सकता है। तो बच्चों क्लोरोप्लास्ट कप शेप भी हो सकता है। यहां पर से फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कप शेप क्लोरोप्लास्ट किस में देखने को मिलता है। तो आपको नाम याद रखना होगा एक एल्गी का जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और उसका नाम है क्लेमाइडोमोनास। इसमें क्या होता है, कप शेप, इस तरह की एल्गी होती है, यूनिसेलुलर, 2 फ्लैजिला होती है और इस तरीके से कप शेप क्लोरोप्लास्ट उसमें मिलता है। फिर स्टार शेप भी हो सकता है क्लोरोप्लास्ट। यहां पर भी आपको एक एल्गी का नाम याद रखना होगा जिसका नाम है जिग्निमा। ठीक, फिर ये ओवल शेप भी हो सकता है, बहुत बढ़िया बात है। ओवल शेप हमें कहाँ देखने को मिलता है, हायर प्लांट्स में देखने को मिलता है। और चौथा शेप आपको याद रखना होगा ये रिबन शेप, और इसके लिए नाम आपको याद रखना होगा स्पाइरोगायरा का, स्पाइरोगायरा, जिसमें कि आपको रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। समझ में आ गई बात। फिर बात करते हैं साइज ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो बच्चों लेंथ 5 to 10 माइक्रोमीटर और विड्थ इसकी मिलेगी 2 to 4 माइक्रोमीटर। फिर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, देखो सबसे सिंपल जो क्लेमाइडोमोनास है उसमें एक यूनिसेलुलर एल्गी है और एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम हायर प्लांट्स की बात करते हैं तो वहां लगभग 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल मिलेंगे, यानी एक सेल में 20 से लेके 40 तक क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे। क्वेश्चन जो पूछते हैं वो इस जगह पे से पूछा जाता है, एग्जाम्पल पे से, तो उस एग्जाम्पल्स को अच्छे से लर्न कर लेना। अब हम आते हैं नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर पे। पूरे लेक्चर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं वो ये है, तो बहुत ध्यान से समझना। देखो क्लोरोप्लास्ट जो है सबसे पहला वर्ड इसके लिए आता है कि ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। डबल मेम्ब्रेन का मतलब हुआ कि इसमें एक तो ये आउटर मेम्ब्रेन है और दूसरी ये इनर मेम्ब्रेन है। दोनों ही जो मेम्ब्रेन होती है बच्चों वो किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की। लाइपोप्रोटीन कह रही हूं, इसका मतलब क्या हुआ इसका कि किससे मिलके बनी है, लिपिड से और प्रोटीन से मिलके बनी है। अब आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो ज्यादा परमेबल होती है। क्यों होती है ज्यादा परमेबल, इसलिए होती है क्योंकि इसमें प्रोटीन का अमाउंट कम होता है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो लेस परमेबल होती है। लेस परमेबल है इसका मतलब क्या है, इसमें प्रोटीन का अमाउंट जो है वो क्या है, ज्यादा है, जिसकी वजह से ये कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमेबल। समझ में आ गई बात, सेलेक्टिवली परमेबल। अब इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में ये वाली जो जगह है, इस जगह को हम कहते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, ठीक। अब इससे अंदर की तरफ, किससे, इनर मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ ये वाला जो पूरा पोर्शन होता है, इस पूरे पोर्शन में एक लिक्विड मटेरियल, एक एक्वस फ्लूइड, बल्कि पर्टिकुलर कहूं प्रोटीनेशियस फ्लूइड कहूं तो ज्यादा बेटर है, एक प्रोटीनेशियस फ्लूइड भरा रहता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, स्ट्रोमा। समझ में आ गई बात। यहां से क्वेश्चन पूछते हैं कि स्ट्रोमा कहां मिलता है, तो क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ एक प्रोटीनेशियस मटेरियल होता है, एक लिक्विड मटेरियल होता है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस स्ट्रोमा में मिलेंगे कई सारे एंजाइम। कौन से एंजाइम, वो एंजाइम जो डार्क रिएक्शन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो बच्चों वहां 2 तरह के रिएक्शन पढ़ते हैं, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। तो उसमें से जो डार्क रिएक्शन होती है वो कहां पर होती है, वो इस स्ट्रोमा वाले पार्ट में होती है। क्यों होती है, क्योंकि वहां पर एक एंजाइम जिसका नाम क्या है, रुबिस्को, अच्छा नाम है ना रुबिस्को, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है एग्जाम में कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रुबिस्को, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। वो एंजाइम मिलता है इस स्ट्रोमा में जो डार्क रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब इसमें आपको कई स्ट्रक्चर इस तरह के दिख रहे होंगे। यहां पे मैं पर्टिकुलर एक स्लाइड लेके फिर बताती हूं। ये जैसे मान लीजिए ये एक स्ट्रक्चर बनाया, ये एक स्ट्रक्चर कहलाएगा थाइलेकॉइड। क्या कहलाएगा, थाइलेकॉइड, ठीक।
अब मैंने इसके ऊपर एक और थाइलेकोइड बना दिया, अब एक और बना दिया और बना दिया, तो ये जो थाइलेकोइड्स का ग्रुप है वो क्या कहलाएगा? ग्रेना। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ग्रेना और थाइलेकोइड्स में। तो बच्चा जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम थाइलेकोइड कह रहे हैं, जब कई सारे मिल जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्रेना। अब इसी तरीके से मैं मान लीजिए यहाँ पे एक ग्रेना का और बना देती हूँ, ये ग्रुप बना दिया, ये भी क्या कहलाएगा? ग्रेना कहलाएगा। अब इस ग्रेना, एक ग्रेना और दूसरा ग्रेना, ये आपस में एक स्ट्रक्चर के थ्रू जुड़े रहते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फ्रेट चैनल, या चूंकि ये फ्रेट चैनल या ये स्ट्रक्चर स्ट्रोमा में मौजूद है इसीलिए हम इसको स्ट्रोमा लैमेली भी कहते हैं। स्ट्रोमा लैमेली भी कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब ये एक थाइलेकोइड मैंने वापस से बनाया, ठीक है। अब ये जो खाली जगह है ना, ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह को थाइलेकोइड के अंदर जो स्पेस होगी, जो खाली जगह होगी, उसको हम क्या कहते हैं? ल्यूमेन। अब ये जो मैंने बनाया, ये थाइलेकोइड बनाया और इसके अंदर ये मैंने ल्यूमेन बना दी, ठीक है। अब इस मेम्ब्रेन पर यहां पर कुछ आपको पार्टिकल्स नजर आएंगे, यहां पर कुछ पार्टिकल्स नजर आएंगे, ये देखो, ये इस तरह के, ये जो पार्टिकल्स हैं बच्चों, ये पार्टिकल्स कहलाते हैं क्वांटासोम। क्वांटासोम। अब ये क्वांटासोम क्या करते हैं? एक्चुअली जो क्लोरोफिल मिलता है, जैसे हमने ये तो कह दिया कि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में मिलता है, लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाए कि क्लोरोप्लास्ट के भी किस पार्ट में मिलता है, तो हमारा जवाब क्या होगा? थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में। किस फॉर्म में मिलता है? पार्टिकल फॉर्म में मिलता है। उन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? क्वांटासोम। और क्वांटासोम में कितने पार्टिकल्स होंगे? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के कितने मॉलिक्यूल होंगे? 230 मॉलिक्यूल्स होंगे। किसके? क्लोरोफिल के। क्लोरोफिल के। इसके अलावा जो और अभी मैंने आपको पिगमेंट्स के नाम बताए, जैसे कि कैरोटीन या फिर ज़ैंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल या फाइकोबिलिन, ये सब भी किस में मिलेंगे? इस क्वांटासोम में मिलेंगे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये सारे के सारे पिगमेंट मिलकर के, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल और फाइकोबिलिन्स, ये सब मिलकर के क्या बना रहे हैं? क्वांटासोम बना रहे हैं। क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल इस एक क्वांटासोम में कितने होंगे? 230। कैरोटिनॉइड्स कितने होंगे? लगभग 50, और इसका नंबर उससे कम होता है। तो यानी आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल कहाँ मिलता है। क्लोरोप्लास्ट के भी किस पार्ट में? इस थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन वाले पार्ट में आपको मिलता है। ये सब कहानी इतना बताने की जरूरत क्या है? इतना बताने की जरूरत ये है कि ये जो लाइट रिएक्शन अभी मैंने नाम लिया था कि फोटोसिंथेसिस में दो तरह की रिएक्शन हम पढ़ते हैं, लाइट और डार्क। तो डार्क रिएक्शन तो स्ट्रोमा में परफॉर्म हो रही है, लेकिन लाइट रिएक्शन जो होती है वो कहां पर होती है? थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में परफॉर्म होती है। समझ में आ गई बात? अब हम आ जाते हैं वापस से अपनी स्लाइड पर। तो यहाँ पर मैंने ये सब चीजें आपको बता दी। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दोनों लाइपोप्रोटीन की बनी हुई, दोनों के बीच की जगह इंटर या पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, फिर इससे अंदर की जो प्रोटीनेशियस फ्लूइड भरा हुआ है उसको स्ट्रोमा कह रहे हैं। ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम थाइलेकोइड कह रहे हैं। ग्रुप को हम ग्रेना कह रहे हैं। जब एक होगा तो ग्रेनम कहेंगे, बहुत सारे होंगे तो ग्रेना कहेंगे। आपस में जो कनेक्ट है वो स्ट्रोमा लैमेली, फ्रेट चैनल या इंटरग्रेनम, इसको नाम हम देंगे। अब इसके अलावा क्या होता है बच्चों? इसमें कई छोटे छोटे स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या नाम देते हैं? राइबोसोम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और राइबोसोम कौन से वाले होते हैं? 70S। याद करो, ये वही 70S है जो प्रोकैरियोटिक सेल में मिलते हैं। जिसको हम स्प्लिट करेंगे तो इसकी दो सब यूनिट्स आएंगी, 50S और 30S। तो ये जो 70S राइबोसोम यहाँ प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट क्या कर सकता है? प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकता है। इसके अलावा इसमें और क्या प्रेजेंट होता है? इसके अलावा इसमें सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है। अब देखो, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, डबल स्ट्रैंडेड, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब देखो, इसके पास अपना डीएनए भी है, इसके पास अपने राइबोसोम भी है, यानी ये प्रोटीन सिंथेसिस भी कर सकता है। इसी वजह से फिर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कि क्लोरोप्लास्ट को हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहते हैं। अब आप कहोगे ऑटोनोमस क्यों नहीं कहते? इसलिए नहीं कहते क्योंकि अभी भी कई सारी रिएक्शंस के लिए ये न्यूक्लियाई पर रिलाई करता है। इसी वजह से इसको ऑटोनोमस ना कह के हम क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। यहां पर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया को भी हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहते हैं।
तो समझ में आ गई बात। अब हम देखते हैं कि हमने जो आगे इसमें लिखा है इतना सब कुछ, वो सारा यही है या कुछ रह गया। देखो ध्यान से सुनो, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, ये मैंने बता दिया आपको। दूसरा आउटर और इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, ये भी मैंने बता दिया। फिर स्पेस दोनों के बीच मेम्ब्रेन की, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसी को हम पेरिप्लास्टिडियल स्पेस भी कहते हैं। हाँ, एक चीज इसमें ये ध्यान रखना कि जो इसका आप वो और याद रख लीजिए, 80 to 100 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। कितना होती है? पेरिप्लास्टिडियल या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कितनी होती है? दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 80 to 100 आर्मस्ट्रॉन्ग। दोनों लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। फिर द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन इज स्ट्रोमा, ये भी बता दिया। इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल होती है, ये भी बता दिया कि क्यों होती है, क्योंकि प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा होता है, इसी वजह से ये सेलेक्टिवली परमिएबल या कई जगह आप सेमी परमिएबल भी पढ़ेंगे, दोनों ही सही है। फिर फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स विच आर प्रेजेंट इन स्ट्रोमा आर कॉल्ड थाइलेकोइड्स, ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर थाइलेकोइड्स आर अरेंज इन स्टेक्स, यानी स्टेक्स का मतलब होता है चट्टा, एक मान लो एक के ऊपर एक सिक्का रख दो, ये एक हाथ, फिर दूसरा हाथ, फिर तीसरा, चौथा, इस तरीके से अगर आप रख दें तो ये जो ग्रुप कहलाता है वो क्या कहलाता है? स्टेक्स, यानी कि ढेर। इसको क्या कहते हैं? ग्रेना। थाइलेकोइड्स ऑफ डिफरेंट ग्रेना आर कनेक्टेड थ्रू फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स, इसको क्या कह रहे थे? स्ट्रोमा लैमेली या फिर फ्रेट चैनल या फिर इंटरग्रेनम। फिर द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकोइड एनक्लोजेस अ स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन, ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर क्लोरोफिल पिगमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है, तो याद रखना है कहाँ है? थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पे। फिर स्ट्रोमा कंटेन्स एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, अभी मैंने बताया था रुबिस्को एंजाइम मिल रहा है जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? डार्क रिएक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या हुआ? क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस। ये सन की रेडिएंट एनर्जी, लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है और कन्वर्ट करता है किसमें? केमिकल एनर्जी में। और वो केमिकल कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। साथ ही साथ ये भी बता दिया मैंने कि 70S राइबोसोम और डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए में प्रेजेंट होता है। अब इसका मेन फंक्शन क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन हो गया फोटोसिंथेसिस करना। तो ये आज हमने पूरा पढ़ा क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, और फिर हम लोग लाइव जो फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर है उसको भी लेंगे। उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लूंगी। आपको लग रहा होगा अचानक से मैम ने फोटोसिंथेसिस क्यों कह दिया, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो लाइट और डार्क रिएक्शन की मैंने बात करी वो फोटोसिंथेसिस वाले लेसन में आती है, तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाने के बाद मैं इसमें लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आज का आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।